हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को एक न्यूज़ मिली होगी, बीपीएससी जो टायर 3 का एग्ज़ाम हुआ था वो आपका कैंसिल कर दिया गया है। उसकी नई परीक्षा की डेट बाद में अनाउंस की जाएगी और हम लोग टीजीटी और पीजीटी को जो 16 तारीख को एग्ज़ाम होने वाली थी उसकी भी डेट किसी न किसी कारणों से टाली गई थी, तो उसकी भी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। तो हम लोग इस समय लगातार टीजीटी और पीजीटी को ध्यान में रखते हुए अपने सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हैं। आज मैं टॉप 50 प्लस क्वेश्चन हिस्ट्री से लेकर के आया हूं और अगर आप इन 50 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं तो मान के चलिएगा बीपीएससी में टीजीटी में आपका जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी में चल रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, देखते हैं पहले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारत आने के पीछे अपने लक्ष्य को इन शब्दों में व्यक्त किया? हम ईसाइयों व मसाले लेने आए हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका वास्को डिगामा का है। वास्को डिगामा से संबंधित कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। ये है मैप में आपका इंडिया है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपकी क्या है, ये विश्व मानचित्र से मैं आपको समझाता हूँ। ये आपका यूरोप है, ये आपका अफ्रीका है। ठीक है, वास्को डिगामा इसी यूरोप से चलता है। ठीक है, यहाँ से चलता हुआ केप ऑफ गुड होप, यहाँ एक स्थान है, केप ऑफ गुड होप पहुँचता है। यहाँ पर उसको एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या था? अब्दुल मजीद की सहायता से वह पहुँचता है केरल। कहाँ पहुँचता है? केरल। और केरल में एक जगह है कालीकट। कहाँ है? कालीकट है, और जिसका शासक था जमोरिन, अर्थात शासक क्या कहते हैं, जमोरिन उसकी उपाधि थी। जो वास्को डिगामा केरल पहुंचता है वो पहुंचता है 20 मई 1498 को। कब पहुंचता है? 20 मई 1498 को वो जो है कहाँ पहुंचता है? केरल पहुंचता है। उसके बाद उसने व्यापार किया। व्यापार करने के बाद लगभग उसको 60 गुना का लाभ मिलता है। ठीक है, तो 60 गुना लाभ कमा करके वो जो है भारत से जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। कह रहा, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता की स्थापना किया था? देखिए ऐसे इसकी ट्रिक मैं आपको बताता चलूंगा। जॉब चॉर्नॉक कब किया था? 1690 में। तो ऐसे याद रखिएगा, 90 में नॉक दिया, 90 में नॉक दिया, अर्थात कलकत्ता की स्थापना चॉर्नॉक ने किया था। और कब किया था? तो 1690 ईस्वी में किया था। ये जो चॉर्नॉक है इसके बारे में एक और कथन है, जानते रहिएगा। ये कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख था। कहाँ की? कासिम बाजार की जो फैक्ट्री थी कलकत्ता में, वहाँ का ये प्रमुख था। ठीक है, और क्या किया इसने? जब 1690 में इसने क्या कर देता है, कलकत्ता की स्थापना कर देता है, तो अंग्रेज़ों का मनोबल इससे और बढ़ जाता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, 1606 में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात मसूलीपट्टनम में कौन स्थापित हो गए? तो तीसरा का राइट जवाब देना है। देखिए वो आपके डच थे। ठीक है, 1606 में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात मसूलीपट्टनम में अंग्रेज स्थापित होते हैं। देखिए और एक चीज़ जानिएगा, डचों ने मसूलीपट्टनम में प्रथम कारखाना खोला। प्रथम कारखाना जो है इन्होंने क्या किया? ओपन किया। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, डच भारत से मसाला और वस्त्र व्यापार करते थे। ये भी याद रखिएगा, ज़्यादा प्रमुख इनका वस्त्र व्यापार था। इनके पास संसाधन बहुत कम थे। ठीक है, इस तरह ये अन्य जो पुर्तगाली शक्तियां थी उनसे अपनी तुलना नहीं कर सके। और होता क्या है, एक युद्ध होता है बॉडी वॉश का। याद रखिएगा, बॉडी वॉश का युद्ध किसके बीच होता है? अंग्रेज वर्सेज फ्रांस। ए से अंग्रेज, एफ से फ्रांस। ठीक है, बॉडी वॉश के युद्ध में अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। ठीक है, और इससे क्या हो गया? इससे जो व्यापार है और इससे इनका व्यापार भी क्या हो जाता है? वंचित हो जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो पूछता है बॉडी वॉश का युद्ध किसके बीच हुआ था?
तो बॉडीवाश का युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिलान से संबंधित है। कह रहा है भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए स्थानों को उनके वर्ष से सुमेलित कीजिए। कूट दिया गया है। कालीकट जो है आपको बताना है, इसका राइट जवाब होगा 1500। ठीक है, उसके बाद कन्नौर कब होगा, तो 1502 में कन्नौर हो जाएगा, इसी को कन्नूर भी बोलते हैं। धाबोल आपका 1522 में होगा। कब होगा, 1522 में। और लास्ट है पोन्नारी, पोन्नारी होगा 1526 में। ये इसके सही क्रम है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो आपका इसका जो राइट जवाब होगा वो 3 4 1 2 जो हमने टिक किया था वही राइट जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत है, कैसी कंपनियां आई, इसको आपको बताना है। देखिए भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का जो सही क्रम है, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। ठीक है, सब में पुर्तगाली है। देखिए जिसमें अंग्रेज पहले है, डच है, वो गलत हो जाएगा। तो 2 में पुर्तगाली है तो ये सही हो जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन आया है, तो पुर्तगाली के बाद डच आए हैं। ठीक है, यहाँ अंग्रेज है तो गलत हो जाएगा, फिर अंग्रेज और लास्ट में फ्रांसीसी। तो ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। मैं कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूँ, नोट करिएगा। देखिए जो पुर्तगाली कंपनी थी, जो पुर्तगीज कंपनी थी, वो 1498 ईस्वी में उसकी स्थापना हुई। उसका नाम क्या था, उसका नाम था एस्तादो द इंडिया। नोट करते चलिएगा भैया, इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो डच कंपनी थी, उसका नाम, उसकी स्थापना होती है 1602 में। उसका नाम था वेरिंग दे ओस्ट इंडिच। ठीक है, इंडिसे बोलते हैं, इंडिसे कंपनी। ये आपकी कौन सी कंपनी थी, तो ये आपकी जो है डच कंपनी थी। इसके बाद आपसे पूछता है 1600 में कौन सी कंपनी आई थी, बहुत बड़ा नाम है, आप लिख लीजिएगा। दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये अंग्रेजों की कंपनी थी। उसके बाद 1616 में आपकी डेन ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और 1664 में आपकी कंपनी द इंदसे ओरिएंटल्स, कंपनी देश इंदेस ओरिएंटल्स, ये फ्रांस की कंपनी थी, लिख लीजिएगा, जो 1664 में आती है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्कन की किस सल्तनत से अल्बुकर्क ने गोवा हस्तगत किया था, वो वीजापुर की सल्तनत थी। ठीक है, और कब किया था, देखिए ये किया था आपका 1510 ईस्वी में, याद रखिएगा। और जब किया था उस समय कौन गवर्नर था, जो है आपका कह सकते हैं गवर्नर अल्बुकर्क था। ठीक है, लिखा है। तो अब जो अल्बुकर्क है, इसके बारे में एक कथन कहा जाता है कि ये वास्तविक संस्थापक है। कौन, क्या कहा जाता है इसको, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगीज सत्ता का। ठीक है, क्योंकि इसके पहले अल्फांसो द अल्बुकर्क आया था, सॉरी अल्बुकर्क के पहले जो आपका आया था वो कौन आया था, अल्मीडा आया था। ठीक है, तो अल्मीडा के बाद जो आया था वो अल्बुकर्क आया था। और क्या किया था अल्बुकर्क ने, देखिए इसका एक और भी बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। 1510 में ये बीजापुर से गोवा को जीत रहा है। ठीक है, ये घटना है 1510 की। लेकिन ये और क्या हम क्या कर रहा है, 1511 में ये किसको जीत रहा है, ये मलक्का को जीत रहा है। किसको, मलक्का को। और ये जो मलक्का है ये किसकी व्यापारिक मंडी है, इसे जो है दक्षिण पूर्वी एशिया की मंडी कहा जाता था। दक्षिण और पूर्वी, साउथ ईस्ट की मंडी कहा जाता था। और 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज को जीत लेता है। 1515 में किसको जीतता है, तो ये हरमुज को जीत लेता है। मैं मैप में भी आपको समझा देता हूँ। देखिए ये है आपका मैप, बात समझिएगा। यहाँ पर आपका क्या पड़ता है, तो यहाँ पर आपका पड़ता है मलक्का। क्या है, मलक्का। ठीक है, यहाँ पर आपका ये है फारस की खाड़ी और यहाँ पर आपका क्या पड़ता है, यहीं पर आपका है हरमुज। ठीक है, या ओरमुज भी इसको कहते हैं। ठीक,
और यहाँ पर आपका पड़ता है गोवा, तो जिसको इन्होंने जीता था। मैप में भी मैंने आपको समझा दिया, मैप भी देख लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था। कालीकट में कहाँ पहुंचा था? केरल पहुंचा था। शासक कौन था? जमोरिन था। इसकी हेल्प किसने की थी? अब्दुल मजीद ने किया था। अब्दुल मजीद कौन था? अब्दुल मजीद एक गुजराती व्यापारी था। ये मिला कहाँ था? ये मिला था केप ऑफ गुड होप में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन है? तो बताइए, पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। उसके बाद ये है 1505 से लेकर के 1509 तक, और ये आता है 1509 से लेकर के 1515 तक। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और इसने एक ब्लू वाटर पॉलिसी लॉन्च की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी पूछता है किसकी देन है? तो अल्मीडा की है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसको एक आर्मेडा कार्टेज सिस्टम भी कहा जाता है। 9वां कह रहा है कि किस यूरोपीय शक्ति ने पहली बार भारत के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार करना शुरू किया था? तो वो आपकी पुर्तगाली कंपनी है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, चलिए, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत में प्रथम व्यापारिक संबंध बनाया? तो वो भी आपका पुर्तगाली था। इस क्वेश्चन को कई तरीक़ों से पूछा जा सकता है। पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार का प्रारंभ 1498 ईस्वी से शुरू होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला कह रहा है कि एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा जब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, तो वो आपका 20 मई 1498, कहीं कहीं 17 मई भी मिल जाता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए 13 कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? तो वो भी आपके पुर्तगाली ही थे, याद रखिएगा। 14 नंबर कह रहा है कालीकट में 1498 में वास्को डी गामा के साथ उतरने वाले गुजराती पायलट का क्या नाम था? अब्दुल मजीद नाम था। क्या नाम था? अब्दुल मजीद नाम था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया था, वो भी आपका पुर्तगाल ही है, याद रखिएगा। अगला कह रहा व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में सर्वप्रथम कौन थे? तो भी आपके पुर्तगाली थी। ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं, कई बार घुमा फिरा के पूछे गए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? केवल भूभाग। ठीक है, कि व्यापार और भूभाग, भूभाग नहीं व्यापार, इनमें से कोई नहीं। 17 का आपको राइट जवाब देना है और जल्दी से दे दीजिए। तो बताइए 17 नंबर का राइट जवाब क्या होगा? तो भूभाग नहीं, केवल व्यापार। ठीक है, आगे भी आपको बता देता हूँ। होता क्या है कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन ब्रेगोन्जा, इनका विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय के साथ होता है और पुर्तगालियों ने बम्बई अंग्रेजों को दहेज के रूप में दे दिया। और क्या होता है, 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने इतना ज़्यादा कर्ज ले लिया था कंपनी से, उसको ना अदा करने के कारण 10 पाउंड वार्षिक कर के बदले बम्बई कंपनी को दे दिया था। कितना कर्ज लिया था? 1,78,000 पाउंड कर्ज लिया था विवाह में, याद रखिएगा, चार्ल्स द्वितीय ने। चलिए 18 नंबर कह रहा है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो केवल व्यापार था, याद रखिएगा। 19 कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है, कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन के नाम से नहीं जाना जाता है, वो है जॉन की कंपनी है, याद रखिएगा। ठीक है, और किस नाम से जानते हैं? द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 20 नंबर क्या कह रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ था? तो 20 का राइट जवाब देना है। बताइए, वो 1764 को हुआ था। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। 22 अक्टूबर 1764 कौन सा युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना को बक्सर में परास्त किया। इसके बाद अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने।
इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के जो निर्णय लगे थे कि धोखेबाजी से जीता था, अब उस चीज़ पर पक्की मुहर गड़ दी कि वो धोखेबाजी जो थी वो थी, लेकिन 64 का युद्ध अपने सैनिक बल पर अंग्रेजों ने जीता। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों ने अपने अधिकार में किया। उसके बाद होता क्या है कि जो कंपनी है जो अंग्रेजों की, वो पूर्ण अपना चंगुल जो है वो भारत पर अब फैलाना शुरू करती है। अगला क्वेश्चन है 21 क्या कह रहा है, पांडिचेरी स्थापित किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपका फ्रैंको मार्टिन नाम का था व्यक्ति, और एक उसके साथ व्यक्ति था वेलोंग द लेस्पिने। याद रखिएगा, पूछता है वेलोंग द लेस्पिने। और ये कब किया गया था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 1673 में वलीकोंडपुरम के एक मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी ने एक छोटा सा गांव इनको दिया फ्रांसीसियों को, जिसे आगे चल करके पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। और होता क्या है, 1674 में मार्टिन वहाँ का प्रमुख भी बनता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये जो आपका मार्टिन है इसके बारे में और जानिएगा। फ्रांस के सम्राट लुई 14 के समय 1664 में फ्रांस की कंपनी की स्थापना होती है जिसका नाम था कंपनी द इंड ओरिएंटल। और भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा 1668 में सूरत में स्थापित हुई। तो जो फ्रैंको कैरो था उसने सूरत में पहली कोठी 1668 में खोली थी। ठीक है, और कर्नाटक के युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुए थे, इसके बारे में तो मैं अभी आगे आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। पांडिचेरी की स्थापना आपसे पूछ रहा है, तो पांडिचेरी की स्थापना बताइए किसने की थी? तो फ्रांसिस मार्टिन ने किया था, आपको याद रखना है। 23 कह रहा है किस फ्रांसीसी ने 1673 में पांडिचेरी की नींव डाली थी? फ्रैंको मार्टिन है, याद रखिएगा। चंद्रनगर क्या था, आपको जवाब देना है। तो चंद्रनगर एक आपका कॉलोनी था, फ्रेंच कॉलोनी थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये है कहाँ? तो ये है हुगली ज़िला में। कहाँ है? हुगली और ज़िला में। और ये आपको जो हुगली ज़िला है ये कहाँ है? ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, याद रखिएगा। 1673 में फ्रांसीसियों द्वारा इसको बसाया गया। इस शहर पर 1757 से 1794 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने कब्जा कर रखा था। 1815 में इस पर दोबारा फ्रांस अपना अधिकार कर लेता है। तो ये आपको याद रखना है, चंद्रनगर। अगला है 25 कह रहा सुमेलित करना है, दोनों को सुमेलित करना है। पुर्तगाली व्यापारी कब आए थे? आपको जवाब देना है 1498 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी 1600 में स्थापित थी, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, फ्रांसीसी 1664 में। चलिए आप मिला दिए हमने, आपने देख लिया होगा कौन किससे होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया था? तो जल्दी से बताना है, वो था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। पूछता है किस एक्ट के द्वारा? तो चार्टर एक्ट के द्वारा अपना अधिकार खो दिया। यद्यपि उसका चीन और चाय के साथ व्यापार चलता रहा, 1833 में कंपनी ने जो ये अपना व्यापार चीन और चाय के साथ कर रहा था उसको भी समाप्त कर दिया गया। 1813 के चार्टर में एक बात कही गई कि कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करना, मतलब 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा पर खर्च करेगी कंपनी। और 1833 का चार्टर है, इसमें कुछ मुख्य बातें थी कि इसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। याद रखिएगा, जो आपका बंगाल में कौन होता था? गवर्नर जनरल। अब क्या कहा जाएगा उसे? भारत का गवर्नर जनरल। 1833 के चार्टर के तहत कहा गया। और इसके तहत एक बात और कही गई कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में जोड़ा जाएगा। अर्थात गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें पहले 3 सदस्य थे, अब 1 सदस्य कानूनी सदस्य की एंट्री इसके अंतर्गत हो जाती है। 27 नंबर कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो 27 का राइट जवाब देना है, वो मद्रास था। उसी मद्रास
जिसका आधुनिक नाम चेन्नई है। बात करते हैं 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था। कब लिया था? 1639 में। किसने लिया था ये भी ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस डे नाम के, एक नाम फ्रांसिस डे है लेकिन ये था अंग्रेज, ये भी आपको याद रखना है। मद्रास को पट्टे पर लिया और यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक एक किला भी बनाया था, ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 1641 में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का हेडक्वार्टर बनता है। मद्रास अंग्रेजों की पहली प्रेसिडेंसी भी थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप नोट्स बनाते चलिएगा, सारा कुछ लिखना मेरे लिए संभव नहीं है। 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा कोरोमंडल की समस्त फैक्ट्रियां फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन आ गई थी। वही फोर्ट सेंट जॉर्ज जिसकी स्थापना अंग्रेज किए थे। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा द्वारा एक विशेष फरमान जारी किया गया। 1651 में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ था। मुगल बादशाह औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच पहली भिड़ंत कब हुई थी? तो 1686 में हुगली में हुई थी, नोट कर लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। अभी मैंने आपको बताया था फ्रांसिस डे नाम है, कि नहीं फ्रांसिस डे हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1613 में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया? तो 29 का राइट जवाब कौन होगा आपको बताया। अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच समन्वय ने? नहीं, ये गलत है। तो कह रहा है इसका राइट जवाब होगा अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रैगन थे, ठीक है, उसकी जो हार होती है इसी के कारण होती है। चलिए मैं आपको इससे संबंधित एक फैक्ट है बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। होता क्या है कि 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडल्टन के नेतृत्व में जो अंग्रेजी नौसेना है उसने पुर्तगालियों के एक नौसेना बेड़े को स्वावल्ली में पराजित कर दिया। तो स्वावल्ली का युद्ध आपसे पूछता है, स्वावल्ली का युद्ध कब होता है? 1611 में होता है। किसके बीच होता है? ये अंग्रेज वर्सेज पुर्तगाली, अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में होता है। इसमें अंग्रेज जीतता है, पुर्तगाली हारते हैं। अंग्रेजों की तरफ से मिडल्टन ने जो है अपना नेतृत्व किया। इससे प्रभावित होकर के जहांगीर ने क्या किया? 1613 में एक फरमान जारी कर दिया कि अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी कि आप जाइए और अपना स्थायी कारखाना खोलिए। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ बनाई? अब इस 30 का राइट जवाब देना है। देखिए पहली फैक्ट्री उन्होंने अपनी सूरत में बनाई थी, लेकिन ये स्थायी थी। कैसी थी? स्थायी थी। और ये कब बनाई थी? ये 1613 में बनाई थी। लेकिन इससे पहले क्या होता है, 1611 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा, 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। कहाँ? मसूलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना अंग्रेजों ने खोला था, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए 31 का राइट कि अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन था? 31 का राइट जवाब होगा सूरत था, याद रखिएगा। क्या था? सूरत। 32 कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई, तो 32 का राइट जवाब देना है वो सूरत में की गई थी 1613 में, ये भी याद रखते चलिएगा। 33 कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई, फिर से वही क्वेश्चन है, तो भी आपका राइट जवाब सूरत हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है उस परमिट को क्या कहा गया जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में प्रत्येक प्रकार के लेन देन से मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी? 34 का आपको राइट जवाब देना है, तो उसे दस्तक कहा गया, याद रखिएगा। क्या कहा गया? दस्तक। दस्तक का मतलब होता है कर मुक्त व्यापार करने का एक परमिट या पारपत्र, जो 1717 में जारी हुआ था। और ये लिखा गया, और किसने जारी किया था ये याद रखिएगा, फर्रुख सियर ने। किसने? फर्रुख सियर ने इसको जारी किया गया था, और इसे सुनहला फरमान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनहला
फरमान। और किसने कहा है? सुनहला फरमान। ब्रिटिश एक रचनाकार है जिनका नाम है ऑर्म ने इसे सुनहला फरमान कहा था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, किसके समय दस्तक की सुविधा समाप्त होती है? तो ये भी याद रखिएगा, कॉर्नवालिस के समय ये दस्तक की जो घटना है ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, और एक चीज आपको बता दूं, कभी कभी पूछ लेता है ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? तो 20 जून 1756 को घटी थी, याद रखिएगा। याद आ गया है, बता दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ब्लैक होल की घटना जिसको हॉलवेल ने गढ़ी थी, ये हुई थी 20 जून 1756 को हुई थी, जिसमें कहा गया था कि 146 अंग्रेजों को 18/14 के कमरे में बंद कर दिया गया था, जिनमें 123 अंग्रेजों की मौत हो गई थी। बाकी जो 23 बचे थे उनमें हॉलवेल था जिसने इस घटना को बताया था। इसके बारे में याद रखेगा। 35 नंबर पर चलते हैं। कह रहा द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान का नेता कौन था? तो 35 का आपका राइट जवाब हो जाएगा कि अल्वरेज कैब्रॉल था। कौन था? अल्वरेज कैब्रॉल था। प्रथम पुर्तगाली अभियान के नेता कौन थे? वास्को डी गामा थे। जबकि 1500 में दूसरी बार पुर्तगाली जो अभियान आता है उसका नेता पेड्रो अल्वरेज कैब्रॉल इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे की बात करते हैं। तो देखिए इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, जो वास्को डी गामा है ये एक बार तो 1498 में आता है और दूसरी बार 1502 में ये पुनः आता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये दूसरी बार 1502 में आता है। और नीनो डी कुन्हा ने 1530 में एक सरकारी कार्यालय कोचीन में जो रखा था उसको गोवा ट्रांसफ़र कर दिया था। ये भी याद रखिएगा। पूछता है कि किसने कोचीन से गोवा अपना हेडक्वार्टर चेंज किया था? वो नीनो डी कुन्हा था 1530 में, जब वो गवर्नर बन करके आया था तब। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 36 नंबर पर कह रहा है कि किस देश की राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नाम से विख्यात था? देखिए वो आपका पुर्तगाल का शासक था, हेनरी द नेविगेटर जो थे। ठीक है ना, चलिए, तो पुर्तगाल का राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नाम से विख्यात था। उसके बहुत सारे प्रयासों से क्या हुआ था, भौगोलिक खोजों का जो कार्य है बहुत आसान हो गया था। उसके समय में 1487 ईस्वी में, याद रखिएगा, एक नाविक था बार्थोलोमियो डियाज जो आता है और उत्तर मासा अंतरिक्ष द्वीप या केप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है और पुनः वापस लौट जाता है। उसके बाद 1498 में वास्को डी गामा आता है और भारत के समुद्री मार्ग की सफल खोज करता है। ठीक है ना, चलिए, और एक यात्री और निकला था 1494 में जिसने क्या किया था, अमेरिका की खोज किया था, उसका नाम था कोलंबस। ये भी आपको याद रखना होगा। 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कहाँ किया था? तो 37 का राइट जवाब देना है बीजापुर के जो आदिल शाही शासक थे उनके खिलाफ किया था, याद रखिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए, देखिए अल्बुकर्क से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, आप लोग जान लीजिएगा, सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1509 से 1515 तक है। ठीक है ना, इसने और क्या किया था, 10 में बीजापुर के आदिलशाही शासक से गोवा को जीता ही था। ठीक है, गोवा की विजय के बाद इसने क्या किया था, अपने राज्य जो पुर्तगाली राज्य है उसका एक क्षेत्रीय स्तर पर अपनी स्थापना किया। और ठीक है ना, इसने पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या किया कि बहुत सारी बस्तियां बसाई और पुर्तगाली लोगों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित भी किया और धार्मिक रूप से बहुत असहिष्णु था। ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहला फरमान या जो आपका गोल्डन फरमान है वो कब प्राप्त होता है? तो 38 का राइट जवाब देना है 1632 में होता है। गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक फरमान के द्वारा जो है ये सुनाया था। ब्रिटिश कंपनी को 500 पैगोडा वार्षिक कर के बदले फ्री व्यापार करने की जो है इसमें छूट दी गई थी, याद रखिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। 39 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो 39 का आपका राइट जवाब क्या होगा बताइए? औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति, यही राइट जवाब होगा। ठीक है ना, भारत में पुर्तगाली सत्ता के कारणों में जो है स्पेन का 1580 में पुर्तगाल पर अधिकार हो जाना और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना तथा अंग्रेजी एवं डच नौ सैनिक शक्ति का उदय, यही कारण सही है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि 40 का राइट जवाब क्या होगा। 40 कह रहा है कि कर्नाटक युद्ध हुए थे, तो आपको 40 का राइट जवाब देना है। तो इसका होगा अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे, याद रखिएगा।
किसके बीच में हुए थे? जो कर्नाटक युद्ध है ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे, पूछा जाता है। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48 के बीच ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सेंट थोमे के युद्ध अथवा अडयार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया था? तो डुप्ले ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, और ये हुआ कब था? तो सेंट थोमे का जो युद्ध है 1746 ईस्वी में हुआ था, आपको ये भी याद रखना होगा। ठीक है, अच्छा, इसका नेतृत्व जो है पैराडाइज ने किया था, तो पैराडाइज ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आप डुप्ले लगाए, क्योंकि उस समय जो गवर्नर था डुप्ले था, और डुप्ले के अंतर्गत जो युद्ध लड़ा था वो था पैराडाइज। ठीक है, सबसे छोटी सेना का युद्ध यहाँ होता था, जिसमें याद रखना है आपको। चलिए 42 नंबर पर चलते हैं। 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? 42 का राइट जवाब आपको देना है सप्तवर्षीय युद्ध नहीं होगा। तो आगे देखते हैं, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। जी हाँ, आपका यही राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि कुछ और चीज़ें जो है ये ख़त्म कब हुआ था। तो जो पहला कर्नाटक युद्ध है वो ख़त्म हुआ था एल ला सापेल की संधि से, जो 1748 में हुई थी, आपको याद रखना है। चलिए 43 का कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित घटनानुसार कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में है? तो 43 का आपको राइट जवाब देना है। तो बढ़ते क्रम में आपका है तो प्लासी का युद्ध। ठीक है, उसके बाद कौन सा हुआ था? बॉडीवास का युद्ध, और फिर बक्सर का। प्लासी का कब हुआ था? 1757 में हुआ था, आपको नोट करना है। बॉडीवास का 1760 में हुआ था, और बक्सर का 1764 में हुआ था, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 44 नंबर कह रहा है, बॉडीवास के युद्ध में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं ने एक दूसरे के विरुद्ध किस वर्ष जंग लड़ी थी? तो 44 का राइट जवाब होगा 1760 में लड़ी थी, आपको मैं बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? 1760 होगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 1602 में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी? तो 45 का राइट जवाब होगा डच कंपनी की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 46 पर चलते हैं। कह रहा है कि डेनमार्क ने भारत व्यापार हेतु 1620 में किस जिले में अपना केंद्र स्थापित किया था? तो वो आपका था तंजौर, याद रखिएगा। कहाँ? तंजौर। डेनमार्क ने भारतीय व्यापार हेतु, और कब? 1620 में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बम्बई दहेज में किसे मिला था? तो ये आपको जवाब देना है ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को मिला था। कब मिला था? 1661 में, जब पुर्तगाली राजकुमारी, ठीक है, से उनका विवाह हुआ था। ठीक है, और होता क्या है, इसी बम्बई को 1668 में वो पुनः ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं 10 पाउंड वार्षिक कर के बदले, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा कर्ज लिया था। बम्बई पुर्तगालियों से 1661 में क्या मिला था? दहेज में मिला था। तो ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को मिला था, याद रखिएगा। चलिए अगला कह रहा है कि किस स्थान को 1661 में पुर्तगाल द्वारा दहेज का स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया था? तो वो आपका ऑप्शन में क्या है? बम्बई है, तो बम्बई आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1665 में किसने बम्बई को अपना अधिकार में ले लिया था? तो 50 का राइट जवाब क्या होगा आपका? बताइए जल्दी से। तो 50 का राइट जवाब होगा गेराल्ड ओंगियार ने। गेराल्ड एंगियार ने 1665 में बम्बई को अपने अधिकार में ले लिया था। अंगियार को मुंबई का संस्थापक भी माना जाता है। ये कौन है? तो ये भी आप रखिएगा, मुंबई के संस्थापक। कौन है? मुंबई के संस्थापक। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये भी। 51 कह रहा है, दलदली स्थल सूता नदी में 1690 में किसने कलकत्ता 90 नौक, बस ऐसे 4 नौक, याद रखिएगा। चलिए 52 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कि पुर्तगाल के राजा थे, मई 1487 में भारत की ओर किसे भेजा था? याद रखना, ये 55 नहीं है कुछ, किसे भेजा था? आपको 52 का राइट जवाब देना है। क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका राइट जवाब क्या होगा बताइए। तो वो किसको भेजा था? ठीक है, उस समय जो पुर्तगाल के राजा थे, राजा जॉन उनका नाम था, मई 1487 में JPD केवी
लाहौम को भारत भेजा था। तो ये आपका ए राइट जवाब हो जाएगा। राजा का नाम क्या था? राजा का नाम राजा जॉन था, आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? अर्थात तो डच का कौन सा नहीं था? देखिए हुगली नहीं था। कौन सा? हुगली नहीं था, याद रखिएगा। तो कौन कौन सा था? मसूलीपट्टनम था, पुलिकट था, सूरत था, बिमलीपट्टनम था, कासिम बाजार था, बालासोर था, पटना था, नेगापट्टनम। नेगापट्टनम तो इनका दूसरा मुख्यालय भी था, याद रखिएगा। नेगापट्टनम इनका क्या था? दूसरा हेडक्वार्टर था, सेकंड मुख्यालय था, और कराईकल था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 54 कह रहा है डच ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया? तो अपना पुलिकट में स्थापित किए थे, याद रखिएगा। ठीक है, और कब स्थापित किए थे? 1610 में स्थापित किए थे, ये भी आपको याद रखना है। और डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री, तो इनकी जो पहली फैक्ट्री थी ये भी आपको याद में रखना है। पहली फैक्ट्री 1605 में, और कहाँ? मसूलीपट्टनम में स्थापित करते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। 55 कह रहा है कि युग्मों पर आपको विचार करना और मिलाना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास की खरीद कब होती है? तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास की खरीद या मद्रास की स्थापना 1639 में होती है। कब होती है? 1639 में होती है। अगला कह रहा है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास पर कब्जा कब होता है? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास पर कब्जा 1746 को होता है। और अंग्रेजों के लिए मद्रास की बहाली जो है क्या कब होती है? पूछा 1750। तो ये आपको जवाब देना है। देखिए अंग्रेजों ने मद्रास को पुनः 1748 में प्राप्त किया था। कब किया था? 1748 में प्राप्त किया था। तो केवल और केवल आपका दूसरा सही है, बाकी 1 और 2 आपके दोनों गलत जवाब हैं, याद रखिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बस आज तक हमने ये जो 55 क्वेश्चन थे हमने इसको किया। देखिए टीजीटी और पीजीटी लेवल के इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जिस प्रकार से बन सकते थे, उन सभी क्वेश्चनों को हमने इसमें शामिल किया। जो सरल क्वेश्चन हो सकते थे सरल, और जो कठिन क्वेश्चन हो सकते थे कठिन, और उनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी किया। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या लग रही हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जिस टॉपिक की समस्या होगी उसका बताइएगा, एक अलग से वीडियो बना करके उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें हो सकेगी उतनी प्रोवाइड करवाई जाएगी, निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ जीके गुरुजी अड्डा ऑफिशियल जो चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। बाकी और भी जो चीज़ें आपकी जानकारियां रहेंगी वो आपके साथ शेयर की जाती रहेंगी। तो आप लोग अपनी कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, इंतज़ार मत करिए डेट कब आएगी, आपको तैयारी करते रहना। डेट का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि डेट के इंतज़ार में आप बहुत पीछे चले जाते हैं। तो कंटिन्यू आपकी तैयारी चलती रहनी चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे और कल एक नई टॉपिक की हम आपसे चर्चा करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल में उसका प्रसार। इन 2 चैप्टरों पर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।